नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी अनिकेत। मालती जोशी जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं और मालती जोशी जी के उपन्यास और कहानियाँ सुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी अनिकेत, लेखिका मालती जोशी। प्रथम मिलन की खुमारी अभी आंखों से उतरी नहीं थी। वीरेश ने अलस भाव से फिर एक बार मृणाल को अंक में भर लेना चाहा, पर उसका हाथ खाली बिस्तर को टटोलता ही रह गया। उसने उनिंदी आंखों से अपने आसपास देखा, फिर आहट ली तो पता चला बाथरूम से नल की आवाज़ आ रही है। उठकर बैठ के और प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद सद्य स्नाता मृणाल गाउन पहनकर बाहर आई। उसका मन फिर एक बार मचल उठा, पर नई नवेली पत्नी ने उसे सख्ती से बरच दिया। मन मारकर वह चुपचाप बैठा टुकुर टुकुर उसे देखता रहा। पहले मृणाल ने अपने गीले बाल पोंछकर संवार लिए, फिर हल्का सा मेकअप किया, माथे पर बिंदी सजाई, मांग में सिंदूर दिया, फिर बड़े जतन से तह कर रखी हुई साड़ी पहनने लगी। पत्नी को यूं सस्ती संवरती देखने का वीरेश का यह पहला अवसर था। क्षण क्षण बदलते उसके रूप को देखकर वह विस्मय विमुग्ध हो रहा था। जब ठीक से तैयार हो चुकी तो पायल पहनते हुए मृणाल ने पूछा, सुनो, वो जो आया भाई है ना? कौन आया भाई? अरे वही कल दीदी ने जिनके पैर पड़वाए थे, कहा था वो हमारी माँ समान है, वीरू को इन्होंने ही पाला है। अच्छा, वे आया भाई नहीं है, हम उन्हें जिया कहते हैं। ओह हाँ, वो जो भी हो, मैं यह पूछ रही थी कि क्या उनके भी रोज पैर छूने होंगे? मतलब मम्मी ने कहा था सुबह नहा धोकर बड़ों के पैर पड़ लिया करना। देखो, अव्वल तो इस समय जिया अपने घर होंगी, उनसे सामना होने की संभावना नहीं है, और अगर हो भी तो पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। प्रणाम श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। जिनके प्रति श्रद्धा ना हो उन्हें प्रणाम करना बेमानी है। नई नवेली पत्नी ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर बाहर चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि उसका स्वर कुछ तल्ख हो गया था और बुरा भी लगा। मधुयामिनी की सुबह बिला वजह कसेली हो गई थी। विशाखा दीदी हफ्तेवर साथ थी तो बड़ा सहारा था। वे ही मृणाल को सबसे परिचित करवाती रही, नाते रिश्ते समझाती रही, उसके कर्तव्यों की लिस्ट थमाते हुए पापा के स्वभाव के बारे में, वीरू की आदतों के विषय में बताती रही। वीरू ने दीदी से ही कहा कि एक बार फुर्सत से बैठकर मृणाल को जिया के बारे में सब बता दे, शायद वह समझ ले कि उन भाई बहनों के लिए जिया क्या है। दीदी ने सचमुच एक दिन मृणाल को पास बिठाकर पूरा वृतांत सुनाया। माँ की मृत्यु के समय विशाखा 5 वर्ष की और वीरेश मात्र 2 महीने का था। 70 साल की दादी इस आघात से एकदम बौखला गई थी। उनकी उम्र बच्चे पालने की नहीं थी। उनका जप जाप्य सब छूट गया और वे बुरी तरह हांफने लगी। बेटा दूसरी शादी के लिए भी तैयार नहीं था, और कौन नई दुल्हनिया आकर इस दूध में बच्चे का बाहर उठाती। फिर दादी ने मुंशी जी की 17 वर्षीय बाल विधवा बहन को बुलवाया और बच्चा उसी की गोद में डाल दिया। कह दिया कि आज से यह बच्चा तुम्हारा हुआ, इसे पाल पोस कर बड़ा करो और मुझे चैन से राम का नाम लेने दो। यह काम दादी ने मुफ्त में नहीं करवाया। जिया के लिए एक निश्चित रकम भी बांधी, और यही नहीं, विशाखा के साथ उसे पढ़ने भी बिठाया ताकि आगे चलकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके। दादी का विचार था बच्चों की ओर से निश्चिंत हो जाने पर वे बेटे की दूसरी शादी के लिए वो राजी करेंगे, पर इस मोर्चे पर वे असफल रही। वीरू 10 साल का था जब दादी ने संसार से विदा ली। उसे अपनी माँ तो याद नहीं थी, पर दादी की मृत्यु उसके नन्हे मन को झकझोर गई। अगर जिया पास न होती तो वह टूट ही जाता। दादी की मृत्यु के बाद भी जिया की पढ़ाई बदस्तूर चलती रही। उन्होंने विशाखा के साथ ही मैट्रिक पास किया। इसके बाद विशाखा आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल चली गई और जिया की पढ़ाई में विराम लग गया। यथावकाश वीरेश ने भी हाई स्कूल पास किया, वह भी हॉस्टल चला गया। पर छुट्टियों में घर आने की ललक दोनों बच्चों में बनी रही, और इसका एक कारण जिया का अकृत्रिम स्नेह भी था। दीदी की शादी की तो पूरी तैयारी जिया ने की थी। मामी, मौसी, बुआ, चाची ये सब लोग तो समय पर आई थी, पर इससे पहले ही सब कुछ चाक चौबंद था। नेक दस्तूर का शगुन का सारा सामान करीने से पैकेटों में सजा हुआ था।
सब पर बाकायदा चिटें लगी थी। दीदी का संदूक खुद अपने हाथों तैयार किया था। भंडार घर में हर सामान मौजूद मौजूद था, बिना चुना कुटा पिसा। हर डिब्बे पर चिट लगी हुई थी। मेहमानों के नाश्ते का पूरा सरंजाम था, कांच की बर्नियों में सजा हुआ। मेहमानों की आमद शुरू होते ही जिया ओट में हो गई, पर सारी तैयारी ऐसी परिपूर्ण थी कि किसी को आभास तक नहीं हुआ कि लड़की की माँ नहीं है। यही हाल वीरू की शादी में भी रहा। नेपथ्य में रहकर जिया ने व्यवस्था की पूरी बागडोर संभाली थी। किसी को चाहे कुछ भी पता न था, पर दोनों बच्चे जानते थे कि जिया ने उनके लिए क्या किया है। हारी बीमारी में उनके लिए रात रात जागी है, उनकी भूख प्यास का हिसाब रखा है, उनके स्वेटर्स बनाकर पहनाए हैं, उनके लिए तरह तरह का नाश्ता बनाकर हॉस्टल में भेजा है, उनको उठने बैठने का, पहनने ओढ़ने का, बोलने का सलीका सिखलाया है। संक्षेप में यह है कि वह सब किया है जो एक माँ करती है, इसलिए वे दोनों बच्चे उस पर जान छिड़कते हैं। विशाखा भावुक होकर पूरी गाथा सुनाती रही और मृणाल तटस्थ भाव से सुनती रही। उसके चेहरे पर एक ऊब, एक खींच थी जो विशाखा की नज़रों से छुप न सकी। उसने भाई से कहा भी, बेकार तुमने मुझे सारी रामायण कहलवाई। शी वॉज लिस्ट इंटरेस्टेड, एटलीस्ट शी नोज द फैक्ट्स नाउ। वीरू ने कहा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? दीदी ने मुंह बनाकर कहा, और सचमुच कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिया के प्रति मृणाल का उपेक्षा का, अवज्ञा का भाव वैसा ही बना रहा। विशाखा दीदी को यहाँ से सीधे अमेरिका उड़ना था, इसलिए वीरेश ने अपनी हनीमून ट्रिप स्थगित कर रखी थी। दीदी की विदाई के बाद ही वे लोग गोवा जाएंगे और वहाँ से सीधे भोपाल अपनी नौकरी पर, यही तय हुआ था। विदाई वाले दिन पहली बार जिया ने उन लोगों के कमरे के बाहर खड़े होकर हौले से आवाज़ दी, बहुरानी। मृणाल का चेहरा एकदम तन गया था, फिर भी वह चुपचाप बाहर आकर खड़ी हो गई। सुनो बेटे, जरा अपने सुहाग भरे हाथों से अपनी दीदी का रोली टीका तो कर दो। खील बताशों से, नारियल सुपारी से उसकी गोद भी भर देना। और फिर दीदी को चौकी पर बिठाकर उन्होंने मृणाल से सारी रस्में करवाई। खील बताशे आंचल में समेटकर दीदी ने पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, फिर पापा के पैर छुए। इसके बाद जिया के गले लग गई। दोनों खूब रोई। बड़ी मुश्किल से दीदी को चुप कराया जा सका। ये काम भी जिया को ही करना पड़ा। 10 हिदायतें देकर उन्होंने दीदी को विदा किया। पापा, वीरू और मृणाल गेट तक छोड़ने गए। जिया ओट में खड़ी साश्रु नयनों से देखती रही। जाते समय विशाखा बार बार जता कर गई थी, पापा अब जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवाइए, आपको मेरे यहाँ आना है और पूरे 6 महीने तक रहना है। अब वीरू की शादी हो गई, अब तो आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। अगले 4 साल तक न विशाखा ही आ पाई और न पापा का जाना हो सका। पापा जाने का मन नहीं बना पाए क्योंकि बहू का पाँव भारी था। कुणाल के जन्म के बाद तो वे पोते के मुंह में ऐसे बंध गए कि बेटी से किया हुआ वादा भी भूल गए। भोपाल उन्हें कभी अच्छा नहीं लगा था, पर कुणाल के लिए उनके बार बार चक्कर लगते रहते। वीरेश उनके पासपोर्ट की व्यवस्था कर ही रहा था कि एक दिन अचानक उन्होंने दूसरा ही टिकट कटा लिया। और वो तो अच्छा हुआ कि वे भोपाल आए हुए थे, इसलिए उन्होंने तुरंत दक्ष डॉक्टरों की सेवा मिल गई। वीरू ने उन्हें सबसे अच्छे नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया था। डॉक्टरों की पूरी टीम उन्हें बचाने का जी तोड़ प्रयास कर रही थी, पर सब व्यर्थ। बस यही संतोष रहा कि जो कुछ किया जा सकता था सब किया। यही अटैक अगर गांव में आता तो क्या होता? पापा के अंतिम क्षणों की छटपटाहट वीरू को आज भी याद है। नर्स, डॉक्टर सब समझ रहे थे कि चला चली की बेला है, पर अपनी ओर से औपचारिकताएं निभाए जा रहे थे। समझने के तो वीरू भी समझ रहा था और यही चाह रहा था कि जो कुछ होना है शांति से हो जाए, क्योंकि पापा की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी। वह उनके पलंग पर बैठ गया। अपने दोनों हाथों से उनका हाथ लेकर सहलाते हुए उसने कहा, पापा आप दीदी के लिए व्याकुल हो रहे हैं ना? मैंने फ़ोन कर दिया है, बस आजकल में वह पहुंचती ही होंगी। पापा की भाव शून्य आंखें उसे घूरती रहीं। पापा आप इत्मीनान रखिए, मेरा घर दीदी के लिए हमेशा खुला रहेगा। उसे वहाँ भी वही आदर, मान और प्यार मिलेगा। ज़मीन जायदाद को लेकर भी हम दोनों में कोई विवाद नहीं होगा। वह जब जो चाहेगी, जितना चाहेगी, मैं खुशी खुशी दे दूंगा। किंतु पापा सूनी सूनी आंखों से उसे देखते रहे। अचानक वीरू के दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पापा के कान के पास झुककर फुसफुसाहट करके कहा, पापा आप जिया की चिंता मत कीजिए, मैं आजीवन उसकी देखभाल करता रहूँगा, वचन देता हूँ। पहली बार पापा की आंखों में कोई भाव उभरा। उनके होठ फड़फड़ाए।
उन्होंने वीरू के दोनों हाथों को उठाकर चूम लिया और आंखें मूंद ली। वैधानिक दृष्टि से तो पापा की मृत्यु उसके 1.5 घंटे बाद हुई, क्योंकि तब तक सांस चल ही रही थी। पर वीरू जानता था मन से वह असत्य का बोझ हटते ही पापा चिर निद्रा में चले गए। बाकी सारे संस्कार तो खैर गांव में ही होने थे। 13 दिन तक वीरू को दम मारने की फुर्सत नहीं थी और दीदी के आते ही उनसे गले लगकर फूट फूट कर रोया था। उसके बाद तो रोने का भी अवकाश न रहा। सारे कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त होने के बाद ही वह चैन की सांस ले सका। अब भोपाल वापस लौटना था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का तामझाम कैसे समेटे, क्या व्यवस्था करे। नौकरों की एक पलटन थी, आधा दर्जन गायें थी, 2 कुत्ते थे, एक घोड़ा, एक शेवरलेट कार भी थी। एक अकेले इंसान के जाते ही सारी चीज़ें एकदम बेमानी हो गई थी और सबसे ज़्यादा चिंता थी जिया की। बार बार पापा को दिया हुआ वचन याद आ रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मृणाल जिया को साथ ले चलें? जिया को? क्यों? यहाँ रहकर भी वे क्या करेंगी? वहाँ रहेंगी तो कुणाल से उनका जी बहला रहेगा और तुम भी निश्चिंत होकर क्लब में या किसी पार्टीज में जा सकोगी। सो तो ठीक है, पर रखेंगे का? सर्वेंट क्वार्टर तो चौकीदार को दिया हुआ है, खाली करवाएंगे तो मेरी मुसीबत हो जाएगी। उसकी बीवी मेरा पूरा काम करती है। तो तुम क्या जिया को सर्वेंट क्वार्टर में रखोगी? तो यहाँ भी तो आउट हाउस में रहती है। वह आउट हाउस नहीं है, भरा पूरा घर है, वहाँ उनका पूरा परिवार रहता है। तो परिवार के साथ ही रहे ना। मैंने कहा कि पूरा परिवार रहता था। वीरेश ने था पर जोर देते हुए कहा, अब तो पूरा परिवार बिखर गया है। भाई भाभी तो बहुत पहले ही चल बसे थे। एक भतीजा कुवैत में है, एक दक्षिण भारत में कहीं है। माँ बाप के जाने के बाद दोनों ने कभी पलट कर इधर रुख नहीं किया। एक बहन है जो खुद ही अपनी बेटी के घर पड़ी हुई है। जिया तो वहाँ कभी नहीं जाएगी। तो ओल्ड होम में रखवा दो ना। ओल्ड होम? ओल्ड होम मतलब वृद्धाश्रम में? क्यों, क्या हर्ज है? सुना है वहाँ गरीब बेसहारा बुजुर्गों की अच्छी देखभाल होती है। वीरेश ने कहना चाहा कि जिया ना तो गरीब है ना बेसहारा, पर उसने चुप रहना ही श्रेयकर समझा और प्रसंग वहीं समाप्त हो गया। हर बार की तरह मुंशी जी गांव से आए हुए थे। अपने साथ घर का घी, आम, साग, सब्जी आदि लेकर आए थे। जाते समय वीरेश ने पूरे अमले का खर्च उन्हें सौंप दिया था। मृणाल हमेशा की तरह यह देखकर कसमसा रही थी, पर इस बार उससे रहा नहीं गया। मुंशी जी के जाते ही उसने कहा, सुनो, अब हम कोई राजा महाराजा तो नहीं है जो बिना बात के लिए इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट पालते रहें। आपको नहीं लगता कि ये खर्च एक तरह से फालतू है? फालतू क्यों है? इतना बड़ा मकान क्या लवारिस छोड़ा जा सकता है? चौकीदार ना रखे तो लोग दरवाजे खिड़कियां तक उखाड़ कर ले जाएंगे और चोर उचक्के घर के बर्तनों पर हाथ साफ कर देंगे। माली ना रखें, लोग बागीचा नौच खाएंगे। चरवाहा ना रखे तो गायें भूखी मर जाएंगी और इन सब की देखभाल मेरे वश की नहीं है। इसलिए मुंशी जी की को भी हटाया नहीं जा सकता। इसलिए तो कहती हूँ कि कोई परमानेंट व्यवस्था करो ना, ताकि यह हर महीने का झंझट समाप्त हो जाए। क्या व्यवस्था करूँ? जानवर बेच सकता हूँ, गाड़ी ठिकाने लगा सकता हूँ, पर मकान का क्या करूँ? उस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी हवेली के लिए किराएदार कहाँ से लाऊं? तो बेच दो। वीरेश ने मृणाल की ओर ऐसी नज़रों से देखा कि पल भर को तो वह सहम ही गई। फिर भी साहस बटोरकर अपनी बात पर जोर देते हुए उसने कहा, देखो, वी मस्ट बी प्रैक्टिकल। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वहाँ पड़े पड़े बर्बाद हो रही है। इससे तो अच्छा है बेच दो, यही ना? क्या तुम पापा की बरसी तक इंतजार नहीं कर सकती? ओफो, मैं कोई आज ही थोड़ी ना बाजार में खड़े होने के लिए कह रही हूँ क्या, पर इस दिशा में सोचना तो शुरू करो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का खरीदार कोई एक ना एक दिन तो नहीं मिल जाएगा, महीनों लग सकते हैं। पापा जी की 2-3 बरसी निकल जाएंगी। डैडी कह रहे थे कि कम से कम 2 करोड़ तो मिलना ही चाहिए, पर तो इतना इतना देने वाली पार्टी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। वीरेश समझ गया कि आग किसकी लगाई हुई है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर जब्त करके बोला, आधा दीदी को भी देना पड़ेगा, याद रखना। तो दे देंगे, और उन लोगों को कंपनसेशन देना पड़ेगा जिन्हें हम नौकरी से या घर से निकालेंगे। जिया को छोड़ दो, पर बाकी लोग तो अपना हक मांगेंगे। तो दे देंगे भाई, फिर भी हमारे पास 70-80 लाख बच जाएंगे और उतने रुपयों में हम यहाँ एक आलीशान बंगला बनवा सकते हैं। और सुनो, बंगले के कंपाउंड में हम तुम्हारी जिया के लिए एक वेल फर्निश्ड आउट हाउस भी बनवा सकते हैं। खुश? वीरेश कुछ नहीं बोला। आउट हाउस में यानी कि घर के बाहर तो जिया जिंदगी भर रहती आई है। उसका अरमान
तो उन्हें ससम्मान घर के अंदर लाने का था। पर मृणाल का रुख देखकर समझ गया कि यह संभव नहीं है और कभी संभव नहीं होगा। मृणाल ने उसकी उदासी को लक्ष्य नहीं किया। वह तो भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त थी। उन योजनाओं पर अपनी असह्य स्वीकृति की मोहर लगाने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। हवेली का सौदा अंततः हो ही गया और ठीक ठाक ही हुआ। जयपुर की एक बड़ी पार्टी ने सौदा किया था, जो शायद वह हेरिटेज होटल किस्म की कोई चीज बनाना चाहती थी। कालांतर में उस पर एक मंजिल चढ़ाने का भी उन लोगों का इरादा था। आम का बागीचा नगर सेठ ने खरीद लिया था और पुराने माली को भी रख लिया था। दीदी ने सभी कामों के लिए अपनी अग्रिम स्वीकृति बिना शर्त दे दी थी, इसलिए किसी झगड़े झंझट की संभावना ही नहीं थी। बंगले में लगे 4 आउट हाउसेस थे। पुराने मुंशी जी के घर में जिया रहती थी। एक में नए मुंशी जी का परिवार था, एक में पापा के पुराने ड्राइवर स्वर्गीय सलीम अली का परिवार था, एक में महाराजिन रहती थी जिसका बेटा पापा का नया ड्राइवर था। नए मालिकों को अपने स्टाफ के लिए इन क्वार्टर्स की ज़रूरत थी, तो खाली कराना जरूरी हो गया। पापा की मृत्यु के बाद से ही मुंशी जी एक नामी वकील के पास काम करने लग गए थे, तो मुआवजे के 2 लाख लेकर वे खुशी खुशी चले गए। यही हाल सलीम अली और महाराजिन के परिवार का भी था। इतनी बड़ी रकम उन्होंने जीवन में पहली बार देखी थी। वीरेश ने नाम मात्र दाम देकर पुरानी गाड़ी भी महाराजिन के बेटे को दी थी, जिसे वह शादी ब्याह में किराए से चलाकर कमाई कर सकता था। पुराने अमले में जिसने इच्छा जाहिर की, गाहें उन्हें दे दी गई। दोनों गार्ड नए मालिक की सेवा में लग गए। कोठी में सामान कचाकच भरा हुआ था। सारा कीमती सामान मृणाल अपने साथ ले गई। कुछ एंटीक फर्नीचर उसने अपने भावी बंगले के लिए रखवा लिया। बाकी का सामान कुछ पट गया, कुछ बिक गया और कुछ नए मालिकों ने रखवा लिया। एक भरी पूरी गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई और वीरेश असहाय नजरों से देखता रह गया। बस अब एक ही समस्या रह गई जो सबसे कठिन थी। एक ही सवाल था जो उसके दिल और दिमाग पर हावी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करे। महज 2 लाख रुपए देकर तो वह उनसे मुक्त नहीं हो सकता था और होना भी नहीं चाहता था। अपनी ओर से तो वह उनके लिए खूब अच्छा प्रबंध कर चुका था, पर उनसे पूछना भी जरूरी था। वे कोई सामान की गठरी तो थी नहीं कि जहां मर्जी आई उठाकर रख दे। मृणाल के सामने वह इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहता था। जब वह अपने मतलब का सारा सामान लेकर भोपाल लौट गई, तो उसके बाद ही उसने इत्मीनान से काम करने की ठानी। उस दिन रात के खाने के बाद वीरू ने जिया को अपने कमरे में बुला लिया। उसकी छोटी सी पढ़ने वाली मेज अब भी कमरे में थी। अपने सामने वाली कुर्सी पर जिया को बिठाकर उसने पूछा, जिया क्या तुम यहीं रहना चाहोगी? अगर चाहती हो तो बोलो, मैं जयपुर वालों से बात करके तुम्हारा वाला घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। यहाँ इस उजाड़ में अजनबियों के बीच मैं क्या करूँगी? तो क्या विवेक या विकास के पास जाना चाहोगी? अपने माँ बाप के मरने के बाद तो उन लोगों ने मेरी खोज खबर ही नहीं ली, कभी एक पोस्ट कार्ड तक तो डाला नहीं। अब एकाएक उनके दरवाजे पर जाना अच्छा लगेगा ना? उन्हें भी नहीं लगेगा और मुझे भी नहीं। तो दीदी से बात करो। विशु से? ना बाबा ना। अगर हारी बीमारी में उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर जाऊंगी, पर हमेशा के लिए उसके घर में पड़ी रहूंगी यह संभव नहीं। ये सारे उत्तर वीरेश को अपेक्षित ही थे, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह तो बस अपनी बात कहने के लिए भूमिका बना रहा था। अब उसने अपनी बात प्रारंभ की। जिया, मैं बस तुम्हारा मन जानना चाहता था। वैसे मैंने तुम्हारी व्यवस्था एक बहुत अच्छे हॉस्टल में कर दी है। अब इस उम्र में मैं हॉस्टल में रहूँगी? वह हॉस्टल उम्र दराज लोगों का ही है। तो सीधे सीधे वृद्धाश्रम कहो ना। नहीं, वह वृद्धाश्रम नहीं है, हॉस्टल है। बल्कि यूँ कहो 3 स्टार होटल है। वहाँ सब संपन्न घरों के लोग रहते हैं। किसी के बच्चे विदेश में हैं, किसी के बच्चे ही नहीं हैं। बड़े बड़े बंगलों में अकेले रहना आजकल खतरनाक हो गया है, इसलिए यहाँ आ गए। कुछ लोग जोड़े से हैं, कुछ का जोड़ा भी छुड़ गया है। अकेलापन काटने के लिए यहाँ आ गए। कुछ लोग इसलिए आ गए हैं कि बेटे बहू उन्हें रखना नहीं चाहते। वीरेश रुककर जिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता रहा। जब वे कुछ ना बोली तो उसने आगे कहा, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बढ़िया हवादार कमरे हैं, अटैच्ड टॉयलेट्स हैं, हर कमरे में एसी, टीवी, टेलीफोन और छोटा सा फ्रिज है। इंटरकॉम पर फ़ोन करके कमरे में चाय नाश्ता मंगवा सकती हो। खाना सबके साथ हॉल में ना खाना हो तो कमरे में भी मंगवा सकती हो। घूमना चाहो तो छोटा सा बगीचा है, लॉन है। रोज़ एक डॉक्टर राउंड पर आता है। दिन में और रात में अलग अलग सिस्टर्स ड्यूटी पर रहती हैं।
24 घंटे एक एम्बुलेंस कंपाउंड में खड़ी रहती है ताकि इमरजेंसी में परेशानी ना हो। तो इतना सब कुछ है तो खर्च भी तो बहुत आता होगा। खर्च की चिंता तुम क्यों करती हो? यह वह मेरा जिम्मा है। इसके अलावा बैंक में तुम्हारा खाता भी खोल दिया, पास स्टेट बैंक की शाखा है, जब चाहो जितना चाहो निकाल लिया करना। मुझे बस यह बता दो, क्या वहाँ पर रह लोगी? क्यों नहीं, जब इतने लोग रहते हैं तो मैं भी रह लूँगी। मगर अब अगर मगर छोड़ो, जल्दी से ये फॉर्म भर दो। मैं खुद ही भर देता, पर इसमें दुनिया भर की बातें पूछी हैं। तुम्हारी जन्म तिथि, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, अगर कोई हो तो कोई क्रोनिक बीमारी, चश्मे का नंबर और भी ना जाने क्या क्या। वह सब भरना पड़ेगा और क्या। जब वे लोग पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी केस हिस्ट्री तो रिकॉर्ड में होनी चाहिए ना। जिया ने फॉर्म हाथ में लिया और पढ़ने लगी। उसका नाम सुमित्रा देवी ठीक ही लिखा था, पर पति के नाम का कॉलम पढ़ते हुए चौंक पड़ी। ये किसका नाम लिख दिया वीरू तूने? पता नहीं था कि तुम मुझसे पूछ सकता था। जिया, जिस आदमी की शक्ल तक तुम्हें याद नहीं, उसका नाम मुझे कैसे पता होगा? तो इसका मतलब तुझे जो मर्जी है वही लिख देगा? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया जिया? वीरू ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। क्या तुम उनकी पत्नी नहीं थी? जिया का चेहरा एकदम सियाह पड़ गया। उन्होंने दोनों हथेलियों से अपना मुंह छिपा लिया। उनका वश चलता तो उठकर चल देती, पर जैसे किसी ने उनकी सारी शक्ति निचोड़ ली। जिया, वीरेश ने अत्यंत स्नेहिल स्वर में आवाज़ दी। तुम मुझे हमेशा बच्चा ही समझती रही, पर तुम शायद नहीं जानती कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती वे समय से पहले ज़रूरत से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। यह मत समझना कि मैं तुम्हें कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ या तुमसे नफरत करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, वक्त का या उम्र का तकाजा रहा होगा। इसके लिए तुम्हें दोष भी नहीं देता। मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है। नाराज़ तो मैं अपनी पिताश्री से हूँ। वे चाहते तो इस रिश्ते को एक नाम, एक प्रतिष्ठा दे सकते थे, पर शायद उन्हें साहस नहीं था। इसलिए मैं उनकी गलती सुधारने जा रहा हूँ। वीरू, जिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज़ भी लग रहा था जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। यह सच है बेटा कि तुम्हारे पिता में वह साहस नहीं था, पर वह कायरता नहीं थी, मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? वीरेश के स्वर में आक्रोश था। वह जमाना और था बेटे, और गांव घर के दस्तूर भी अलग होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है। उनका एक परिवार था जिसकी परंपराएं थी, समाज था जिसके नीति नियम थे, व्यवसाय था जिसकी पद प्रतिष्ठा थी। एक अकेला आदमी इतने सारे मोर्चों पर कैसे लड़ता बेटा? सब कहने की बात है। अगर इंसान मन में ठान ले तो सब कुछ कर सकता है, बस इच्छा होनी चाहिए। अच्छा, उनकी बात जाने दो, वे जैसे भी थे अब अपने बीच नहीं है। तुम अपनी कहो। अपनी? अपनी क्या? तुम तो नए जमाने के हो, शहर में रहते हो, किसी के नियम कानून को मानते नहीं, फिर तुम इतने मजबूर कैसे हो गए? मैं नहीं समझा। तुमने अपने बचपन में मुझे एक सपना दिखाया था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनोगे। तुम्हारा एक बड़ा सा बंगला होगा, बंगले में मेरा भी एक कमरा होगा, और कमरे से लगी बालकनी में एक झूला पड़ा होगा। उस झूले पर बैठकर मैं तुम्हारे बच्चों को कहानियाँ सुनाऊंगी, उनके लिए स्वेटर बुनूंगी। अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास बड़ा सा बंगला भी है और घर में बाल गोपाल भी है, पर मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया ना। अभी तुमने मेरे लिए इतने ठिकाने गिनाए, पर एक बार भी यह नहीं पूछा कि जिया मेरे घर में रह सकोगी? जैसी भी रही हो, पर यह तुम्हारी मजबूरी ही थी ना। अब मुंह छिपाने की बारी वीरेश की थी। उसने तो मेज पर ही सिर रख कर दिया और उसे कोहनियों से ढक लिया। उसे लगा अब कभी भी जिया को अपना चेहरा नहीं दिखा सकेगा। बहुत देर बाद उस अपने सिर पर वही चिर परिचित आश्वस्त करने वाला स्पर्श महसूस हुआ। उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए जिया ने कहा, वीरू बेटे, मैंने वैसे ही एक बात कहती थी, उसे दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो, मुझसे जैसा बना मैंने तुम्हारा बचपन संवारा था, अब तुम मेरा बुढ़ापा सुधार रहे हो, हिसाब बराबर हो गया। गिले शिकवे की तो कोई बात ही नहीं है। बस मैं यही चाहती थी कि जो भी करो गरिमापूर्ण ढंग से करो। उम्र के इस आखिरी पड़ाव पर मुझे सुख, शांति और सम्मान से जीने दो। यह छद्य परिचय लेकर तो मैं कहीं भी सिर उठाकर नहीं जी सकूंगी। क्या तुम्हें यह अच्छा लगेगा? बात करते करते वे अचानक रुक गई। वीरेश के बालों को सहलाती हुई उंगलियां भी थम गई। अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाते हुए उन्होंने कहा, सच बताना मुन्ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन संभ्रांत लोगों के बीच मेरा असली परिचय देते हुए संकोच हो रहा है?
अगर ऐसा है तो दुविधा मत पालो। मुझे किसी ऐसे आश्रम में रख दो जहाँ तुम्हारी आया कहलाने में ना संकोच होगा, मैं ना तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। कैसी बात कर रही हो जिया? वीरेश आवेश में एकदम उठकर खड़ा हो गया। कसम ले लो, आज तक मैंने कभी तुम्हें आया समझा हो? उसका स्वर एकदम तरल हो गया। अपनी जन्मदायिनी माँ को तो मैंने बस तस्वीर में ही देखा है, उनकी कोई याद भी नहीं है मेरे मन में। पर सच कहता हूँ, बाहर रहते हुए जब घर की याद आती है, माँ के रूप में तुम्हारी ही छवि मन में उभरी है। मुझे दुख है इस बात का कि इस रिश्ते को कोई वैधानिक दर्जा नहीं मिल सका, नहीं तो मैं वृद्धाश्रमों की खाक क्यों छानता, तुम्हें सा अधिकार सा सम्मान सीधे अपने घर ले जाता। यह तुम्हारा वहम है बेटे, इसे अपने मन से निकाल दो। वैधानिकता रिश्तों की गारंटी नहीं देती, नहीं तो तुम्हारे उस 5 सितारा वृद्धाश्रम में इतने लोग आकर क्यों बसते। अवाक रह गया वीरेश, समझ गया कि जिया ने उसे आर पार देख लिया है। वह शब्दों का जुगाड़ कर ही रहा था कि जिया ने कहा, खैर उन लोगों की बात रहने दो, वो उनका जीवन है, जैसे चाहे जिए। तुम अपनी कहो, क्या मेरे वहाँ रहने से तुम्हें खुशी होगी, तसल्ली मिलेगी? तो यही सही, मैं नहीं चाहती कि मुझे लेकर तुम्हारे मन में कोई अपराध बोध हो। बस यह फॉर्म जरूर दूसरा ले आना। कहते हुए जिया ने मेज पर पड़ा फॉर्म उठा लिया। उन्होंने उसे जिस बेतरतीबी से अपनी मुट्ठी में भींच लिया, उससे साफ जाहिर था कि अपने कमरे में जाकर वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगी, और जला भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं। पर वीरू के सामने इतनी सी आक्रामकता भी उन्हें मंजूर नहीं। इस क्षणांश में जिया वीरेश के लिए माँ से भी बढ़कर हो गई थी। माँ कभी इतनी निरपेक्ष नहीं होती और कभी न कभी अपने दूध का कर्ज तो मांग ही लेती है।